नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों भारतीय इतिहास को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय इतिहास में साथियों हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे थे बीच में, जिसका नाम था विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण के तहत मैंने दो जातियों का एक तरीके से राजवंशों की चर्चा की थी। एक तो सबसे पहले हमने यानी कि कल ही हमने शक राजवंश को पढ़ा था साथियों। तो आज एक अगले राजवंश की और बारी मतलब लेते हैं और इसमें हम एक तरीके से पूरा ही कर देंगे इसी कक्षा में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है साथियों, जिसका नाम है कुषाण राजवंश। तो बिना किसी भूमिका के अपन लोग अपने विषय पर आते हैं। यानी टॉपिक हमारा क्या है साथियों? टॉपिक हमारा है यानी कि विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण के तहत हम जो चीज पढ़ रहे हैं, कल तो हमने जिस चीज को पढ़ा था वो तो था हमारा साथियों क्या, कौन सा राजवंश? शक राजवंश। तो आज अपन जिसकी चर्चा करेंगे वो एक राजवंश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु रहा आज का, कुषाण राजवंश। अब अपन इस कुषाण राजवंश को लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कुषाणों की बात कर देंगे। कुषाण तो मूलतः जब अपन चर्चा करेंगे साथियों, मूलतः अगर जो कुषाण थे ये युच्ची जाति के थे, युच्ची जाति। और जैसे युच्ची जाति का नाम है तो आप जरूर जानते होंगे, मूलतः कुषाण है ये युच्ची जाति के थे। और इनका जो मूल स्थान था, मूल स्थान तो साथियों ये था मध्य एशिया। और हमारे भारत में ये चीन से आए थे, मध्य एशिया। अगर भारत की चर्चा करेंगे साथियों, मध्य एशिया, और भारत में ये चीन से आए थे। तो चीन लिख लेना आप लोग, मध्य एशिया के ब्रैकेट में चीन मूलतः, ठीक है। तो मध्य एशिया और चीन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुषाण मूलतः युच्ची जाति के थे, मूल स्थान मध्य एशिया, चीन। आप लोगों को कल भी हमने बात की थी कि ये जो कुषाण है प्रारंभ में हमने कल चर्चा की थी युच्ची जाति के थे। तो इन्होंने आरंभ में किसको हरा दिया था एक तरीके से, यानी कि इन्होंने शकों को हराया भी था, आप लोगों को पता है आरंभ में। लेकिन बाद में ये खुद शकों से हार भी गए थे, ये भी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, कुषाण राजवंश मूलतः युच्ची जाति के हैं, मूल स्थान इनका मध्य एशिया, चीन है, ठीक है। भारत के ऊपर जब ये आक्रमण करते हैं तब ये मध्य एशिया से आते हैं साथियों, ठीक है। हाँ, और मैंने एक चीज आप लोगों को बता दी थी कि ये युच्ची आरंभ में शकों को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने वहां पर भी बता दिया था, चलो मैं लिखा देता हूं थोड़ा सा। आरंभ में शकों को पराजित, आरंभ में शकों को क्या कर देते हैं साथियों? पराजित कर देते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। कुषाण मूलतः युच्ची जाति के थे, मूल स्थान मध्य एशिया, चीन, और आरंभ में ये शकों को पराजित कर देते हैं। अब देखिए अपन इनके शासकों को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यानी एक नंबर में सीधा ही शासक ले लेता हूं साथियों। सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ, है ना, देखिए दो यहाँ पर अपन नाम पढ़ेंगे, कुजुल कटपिसस का, एक आता है यहाँ पर भीम कटपिसस। तो सबसे पहले कुजुल कटपिसस पहला ही शासक है इसका, कुजुल कटफिसस या फिसस, ठीक है, ये लीजिए कटफिसस, इसे कटफिसस प्रथम भी कहते हैं। तो ये आपका प्रथम शासक है। तो सीधी सीधी बात है, कुषाण वंश का प्रथम शासक, कुषाण वंश का प्रथम शासक, कुषाण वंश का जो प्रथम शासक होता है जिसका नाम होता है साथियों कुजुल कटफिसस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। अब इससे संबंधित जुड़े हुए कितने कौन कौन से तथ्य आते हैं, कहाँ से, मतलब मूल बात कहाँ से आती है, ध्यान रखना। 16 ईस्वी से लेकर के ये 65 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। अगर इसके शासनकाल की चर्चा करें, 16 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक इसका क्या रहता है साथियों? शासनकाल रहता है, ठीक है। इसके लिए सिक्कों के ना, इसने तांबे के सिक्के चलाए
उनके ऊपर मतलब एक प्रकार का धर्मथिस शब्द का प्रयोग भी मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तांबे के सिक्कों पर धर्मथिस शब्द का प्रयोग, ठीक है, तांबे के सिक्कों पर धर्मथिस शब्द का प्रयोग। और काबुल को भी जीत लेता है ये, ठीक है, तांबे के सिक्के चलाता है ये, तांबे के सिक्के धर्मथिस उत्कीर्ण, ये शब्द मिलता है उत्कीर्ण इसके लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये आरंभ में काबुल विजय कर लेता है साथियों, काबुल विजय का उल्लेख मिलता है। काबुल सब लोग जानते हो, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगान काबुल, ठीक है। तो काबुल विजय आरंभ में। तो कुचुल कटफिशस के बारे में एक ही बात जाननी सबसे महत्वपूर्ण, कुषाण वंश का प्रथम शासक है। शासनकाल, कुछ लोग इसे संस्थापक कहते हैं, तो प्रथम है ही, ठीक है। भारत में प्रथम अधिकार करने वाला आएगा भीम कटफिशस साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका कुचल कटफिशस, तांबे के सिक्के, धर्मथिस शब्द का उत्कीर्ण इसके लिए मिलता है सिक्कों पर। और आरंभ में काबुल विजय का भी उल्लेख मिलता है। तो आपका पहला शासक पूरा हुआ। अब लेते हैं 2 नंबर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दी है। दूसरा शासक ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है एक तरीके का ये। 2 नंबर भीम कटफिशस। कटफिशस या फिशस, कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए तो आप लोग समझ जाना कि बात उसी की ओर की रही। भीम नहीं है, भीम कटफिशस है, ठीक है। तो भारत पर शासन करने वाला प्रथम शासक है, भारत पर शासन करने वाला प्रथम कुषाण शासक, कुषाण शासक। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि भारत पर शासन करने वाला प्रथम कुषाण शासक है। और इसका अगर कालक्रम की चर्चा हम करते हैं ना, शासनकाल की, शासनकाल, तो उसका जहां से छोटा है 65 ईस्वी से लेकर के 78 जो ईस्वी है यानी एडी, तो ये इसका क्या माना जाता है साथियों, शासनकाल माना जाता है 65 से लेकर के 78। और नाम मैंने आप लोगों को बताया है भीम कटफिशस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, भीम कटफिशस। एक बात ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत पर शासन करने वाला प्रथम कुषाण शासक है। सिक्कों पर इसके लिए एक लंबा चौड़ा एक नाम मिलता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। सोने के सिक्के भी कहते हैं, प्रचुर मात्रा में कुषाण राजवंशी चलाते हैं। वैसे हमने यूनानियों की चर्चा की थी, इंडो ग्रीक शासकों की भी चर्चा की थी, मिनेंडर की चर्चा की थी। तो व्यापक रूप से बहुत ज्यादा सिक्के चलाते हैं किसके साथियों, सोने के। तो कुषाण शासकों का बहुत बड़ा इसमें क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, सिक्कों पर इसके लिए एक नाम मिलता है साथियों, सिक्कों पर थोड़ा सा ये देख लेना। सिक्कों पर इसके लिए बहुत अच्छा सा नाम मिलता है, लंबा चौड़ा महाराजस, सबसे पहले महाराजस, ठीक है। तो ये उसके बाद है राजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा धीराजस, धीराजस, महाराजस, राजा धीराजस। उसके बाद मिलता है सर्वलोक ईश्वरस, सर्वलोक ईश्वरस, सही लगेगा, ईश्वरस, ईश्वरस, सर्वलोक ईश्वरस, मही, अगर आपने आगे चर्चा करें तो मही सवरस, ये इसके लिए सिक्कों पर नाम मिलता है साथियों, भीम कटफिशस। फिर इसके आगे इसका खुद का नाम मिल जाता है एक तरीके से, भीम कटफिशस। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप एक बार लिख लोगे तो ना, अगर कोई परीक्षा में तो आएगा तो आपको पता चल जाए। तरतरस, ठीक है, तरतरस शब्द का उल्लेख भी इसके लिए मिलता है। तो ये एक ही नाम है मेरे साथियों, एक ही नाम है, आप ज्यादा भ्रमित नहीं होना इसमें। महाराजस, राजाधिराज, इसकी उपाधि एक तरीके से हो सकता है सर्वलोक ईश्वरस, महीश्वरस, भीम कटफिशस, तरतरस, ठीक है। आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको पढ़ोगे, अगर परीक्षा में आ जाएगा वनडे एग्जाम में, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हो कि ये शब्द है किसके लिए उत्कीर्ण होता है। आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत में शासन करने वाला प्रथम कुषाण शासक है।
इसका साम्राज्य भी साथियों अगर अपन चर्चा करें थोड़ा और आगे आ गया था, पंजाब से लेकर मथुरा तक इसका साम्राज्य था। साम्राज्य, अगर साम्राज्य की चर्चा करें तो ये था पंजाब से मथुरा तक इसका क्या आ गया था, साम्राज्य आ गया था, मथुरा तक। ठीक है, और भी काफी क्षेत्र था, लेकिन ये दो बड़े क्षेत्र जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो ये था साथियों आपका। ठीक है, अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात अभी अभी मैंने बताई आप लोगों को, सोने के सिक्के। कौन से सिक्के साथियों? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के, और साथ में ये ध्यान रख लेना इन सोने के सिक्कों पर शिव, नंदी इत्यादि जो चित्र मिलते थे साथियों, इन सोने के सिक्के पर शिव, नंदी, त्रिशूल, ठीक है, ये यहाँ पर क्या मिलते थे साथियों, यानी शिव, नंदी, त्रिशूल आदि क्या मिलते थे, चिन्ह मिलते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये रही कि सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल मिलते हैं, इस वजह से ये कौन से धर्म का अनुयायी है? शैव धर्म का अनुयायी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न पूछा जाएगा आगे। जैसे इसका शासक आएगा, कनिष्क के बारे में चर्चा तुम करोगे तो वहां पर पूछा जाएगा कनिष्क किसका है, तो बौद्ध धर्म का है कनिष्क, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इनका ही जो शासक था कनिष्क जिसकी हम चर्चा करेंगे, तो वो भी बौद्ध धर्म का क्या था साथियों, अनुयायी था। अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। वैसे उसे सहिष्णु शासक माना जाता है। तो भीम कडफिसस भारत का शासन करने वाला प्रथम कुषाण शासक, शासनकाल 65 से लेकर 78 ईस्वी, और सिक्कों पर महाराजाधिराज, राजाधिराजस, महाराजाधिराजस, राजाधिराजस, सर्व लोग ईश्वरस, महीश्वरस और भीम कडफिसस तत्रस, जैसा मैंने लिखा इस प्रकार का सिक्कों पर लिखा मिलता है। साम्राज्य पंजाब व मथुरा तक, सोने के सिक्के, शिव, नंदी, त्रिशूल, शैव धर्म का अनुयायी। ये सोने के सिक्कों पर ये उत्कीर्ण मिलता था, शिव, नंदी और त्रिशूल, इसका मतलब ये शिव जी का क्या था, उपासक था। तो आपको एक और शासक के बारे में जानकारी मिली साथियों, कुषाण वंश के, जिसका नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था जिसका मैंने बताया, भीम कडफिसस। ठीक है, अब चर्चा करते हैं भीम कडफिसस से अगले शासक की साथियों। यहाँ तक की तो आपने चर्चा कर ली, एक बार इसे लिखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इस वंश को पढ़ ही इस शासक के लिए रहे हैं, जिसका नाम है साथियों कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। जैसे ही कनिष्क का नाम आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसे जानते भी हो, मतलब एक तरीके से आपने इसका नाम सुना है। अगर अपन बात करें इसके शासन काल की, तो सबसे पहले 78 ईस्वी से लेकर के 102, कई जगह यही बात एक में लिखी मिलती है साथियों। ठीक है, तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, 102 और 101। ठीक है, दोनों ही है। इसके शासन काल का आरंभिक काल और अंत के काल में काफी ज्यादा क्या विवादास्पद मुद्दा है, यानी इंग्लैंड के अंदर काफी तो सम्मेलन भी होते हैं इसके लिए स्पेशल ना कि अगर अपन कनिष्क की बात करें तो उसका आरंभिक काल कौन सा था, लेकिन हमें अंततः ये मिलता है 78 जो है ना ईस्वी है, ये माना जाता है कनिष्क का आरंभ काल, शासन काल माना जाता है। लगभग साथियों इसने 23 वर्षों तक क्या किया, 23 वर्ष तक शासन किया, साथियों, शासन किया। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में अच्छे से आ रही है। अगली देखिए, अगर अपन बात करें कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण काल 78, देखो यहाँ से इसका शासन काल शुरू होता है, तो इसलिए माना जाता है कि 78 जो ईस्वी है साथियों, 78 ईस्वी में कनिष्क ने एक काम किया, वो था शक संवत की शुरुआत। संवत की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, पूछा जाएगा आपसे कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो 78 ईस्वी में हुई, और किसके द्वारा की गई, कनिष्क के द्वारा की गई। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना साथियों, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो आप लोग इसका आराम से उत्तर दे सकते हो। अब कनिष्क की बात अपन करें, इसके साम्राज्य की, तो काफी लंबा चौड़ा इसका साम्राज्य था, अलग अलग तथ्यों में अलग अलग साम्राज्य विस्तार की बात मिलती है। तो हवेनसांग की मानूं मैं, अगर मैं हवेनसांग की बात करूं साथियों, तो देखिए गांधार प्रदेश इसके अंडर में था। तो सबसे पहले आप लोग इसके बारे में ये लिख लीजिए, साम्राज्य। आगे हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म में इसका क्या योगदान था,
वो भी चर्चा करेंगे। आपको जरूर कुछ याद आ रहा होगा, जैसे ही बौद्ध धर्म लिखा है तो जरूर याद आ रहा है। साम्राज्य ह्वेनसांग, ह्वेनसांग को आप जानते होंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग। इसके अनुसार जो गांधार प्रदेश था ये इसके अधीन था, ठीक है। इसकी विजय कह सकते हैं, साम्राज्य विस्तार कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों कलहण की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। अगर आपको अच्छी तरह से जानते हो आप लोग इसको, राजतरंगिणी, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, ये कलहण की पुस्तक है। और इस राजतरंगिणी के अनुसार कलहण कश्मीर का ही था, तो कश्मीर पर भी इसने क्या कर लिया था, कश्मीर विजय कर ली थी, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कश्मीर पर अधिकार। और यहाँ एक चीज का निर्माण करवाता है ये कश्मीर में, कनिष्कपुर बसाया, ठीक है। ये बात मैं आगे भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना साथियों, सारनाथ लेख, सारनाथ जो लेख है, ठीक है, अगर इसकी चर्चा करें तो इसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र की विजय, पाटलिपुत्र की विजय का उल्लेख मिलता है। आपको अगर अलग अलग नहीं याद होता तो सीधा याद कर लेना। माणिक्याल के अनुसार, माणिक्याल जो अभिलेख है इसके अनुसार क्या है साथियों, ध्यान रखना, पंजाब पर भी क्या कर लिया था, कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। पंजाब पर अधिकार, साम्राज्य इसका बड़ा था, इसलिए इसके साम्राज्य को भारत पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है साथियों सुई विहार लेख, कौन सा है, सुई विहार लेख है। और इस सुई विहार लेख के अनुसार इसने सिंध प्रदेश को जीत लिया था, सिंध प्रदेश को क्या कर लिया, जीत लिया था, ठीक है। और इसके और कौन से साम्राज्य में थे, जैसे पूर्वी भारत पूरा का पूरा, पूर्वी भारत की विजय, पूर्वी भारत की इसने क्या कर ली थी, विजय, है ना। जैसे बंगाल, बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, बंगाल बिहार को ले लेता हूँ साथ में, ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना साथियों। बंगाल बिहार की हम चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान के कुछ भाग भी इसी के अधीन आ जाते थे। राजस्थान यानी राजपूताना के कुछ भाग ये भी इसके क्या थे साथियों, अधीन थे, ठीक है। अगर अपन बात करें कि कनिष्क ने भारत पर सर्वप्रथम, कनिष्क ने भारत पर सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की क्या की साथियों, स्थापना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है की स्थापना की। पूछा जा सकता है अगर आपसे कोई के सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना, तो कनिष्क के द्वारा यहाँ पर भारत पर की गई, जो कि एक साथियों विदेशी आक्रमणकारी था। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर याद कर लेना कनिष्क के बारे में, चीन पर आक्रमण किया था कनिष्क ने, चीन युद्ध हुआ था, चीन पर आक्रमण, तो ये बात ध्यान रखना, चीन पर आक्रमण। तो यहां अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले कहते हैं कि प्रथम बार पराजय, इसे पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एक प्रथम बार ये चीन के ऊपर जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ एक हान या हन वंश कहा जाता है, हान वंश के राजा से इनका युद्ध हुआ था, हान वंश से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हान वंश से युद्ध हुआ था यहाँ के शासक से। तो प्रथम बार पराजय, द्वितीय बार कहते हैं कि इन्हें थोड़ी सफलता मिली, तो द्वितीय बार विजय, ठीक है। ये थोड़ा सा आप उल्लेख कर लेना, सबसे पहले हार ही का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि हार ही मिली थी, विजय नहीं मिली थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ये बात कहते हैं कि दूसरी बार जब आक्रमण किया तो वहां के सेनापति को, है ना, पहले के सेनापति था वो तो मर गया था किसी मतलब किसी संयोगवश,
तो दूसरा एक सेनापति और बना था, उसको इसने हरा दिया था, ठीक है, इस हान वंश के, ठीक है। तो चीन पर अधिकार प्रथम बार पराजय, द्वितीय बार क्या है, विजय है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम कनिष्क की लेते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, एक बार इसे रिवाइज कर ले। कनिष्क 78 एडी से लेकर के 101 से 102 माना जाता है लास्ट, 23 वर्ष तक शासन किया। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। साम्राज्य हवेनसांग गांधार प्रदेश, हवेनसांग के अनुसार गांधार प्रदेश पर शासन किया। राज्य तरंगिनी के अनुसार कश्मीर पर अधिकार कनिष्कपुर बसाया। सारनाथ लेख में पाटलिपुत्र की विजय का उल्लेख मिलता है। सुई बिहार लेख कहता है सिंध प्रदेश भी जीत लिया था। मानिकयाल में ये उल्लेख मिलता है पंजाब पर अधिकार, और पूर्वी भारत की भी विजय की, बंगाल, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग भी जीत लिए। कनिष्क ने भारत में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, और फिर क्या बोला कि चीन पर आक्रमण किया, पहली बार हार, दूसरी बार विजय, ऐसी बात मिलती है किसके बारे में, कनिष्क के बारे में। अब देखिए साथियों, अभी कनिष्क की कहानी पूरी नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट चीजें तो अब और भी बाकी है। एक ही कक्षा में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी कनिष्क के बारे में, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताया, पहली बात तो ये सहिष्णु शासक तो था ही था। सहिष्णु शासक मतलब इसने हिंदू देवी देवताओं के की मूर्तियों का इन्होंने निर्माण करवाया था। किसने, कनिष्क ने, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कनिष्क एक सहिष्णु शासक था भी साथियों, ठीक है। हाँ, मूर्तियों, सिक्कों पर भी उत्खनन मिलता है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का, और यूनानी भी साथियों, देवी देवताओं एवं यूनानी अगर अपन बात करें देवी देवताओं का या यूनानी जितने भी अगर कल्चर थे उनका इन्होंने क्या करवाया, उत्कीर्ण करवाया, ठीक है। हाँ, देवी देवताओं की मूर्तियां एवं यूनानियों के चित्र भी इन्होंने क्या करवाए, उत्कीर्ण करवाए। तो सहिष्णु एक तरीके से था, लेकिन विशेषकर अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये अनुयायी किसका था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी, ये लीजिए, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन भाई, कनिष्क, ठीक है। तो अब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी तो था। बौद्ध धर्म में साथियों दो शाखाएं थी। आपसे कोई पूछ सकता है आराम से कि बौद्ध धर्म में दो शाखा थी, क्या ये हीनयान का था या महायान का, तो महायान शाखा था, उसका ये क्या था साथियों, अनुयायी था, महायान शाखा, ठीक है। अब इसका है ना, इसने यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसने बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण भी करवाया था। लेकिन आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात जरूर याद आ रही होगी दिमाग में, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो, लगातार मेरे द्वारा आपने अध्ययन किया तो आपको जरूर पता है ना। आप लोग लिखोगे कि हाँ हमें ये सारी चीजें काम आ रही है, पीछे वाली जो चीजें हमने पढ़ी है। तो देखिए कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी, महायान शाखा का एक तरीके से ये समर्थक था, और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इसने क्या किया था, आपको पता है 78 ईस्वी में स्थान है साथियों कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पर है आप अच्छी तरह से जानते हो, कश्मीर। और यहाँ पर ये क्या करता है, चौथी यानी चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है, इसके समय होता है। अब आपके दिमाग में यह बात तो आ गई कि चतुर्थ बौद्ध संगीति तो होती है, इसने करवाया था कुंडलवन, कश्मीर में करवाया था। मैंने आपको ट्रिक बताया, रावे पाकू, है ना, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कु यानी कुंडलवन, वो बताया था। अक बताया था, कै तो कै में कनिष्क आ गया, बताया था ना। फिर मैंने कहा था महा होता है, महाकश्यप, साब होता है, महा होता है, फिर क्या होता है, पुत्र होता है, तो फिर आपका क्या होता है, मित होता है। तो मित से कुछ याद आया क्या कि यहाँ है ना, अगर इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे, अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने,
वसुमित्र ने। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? अश्वघोष को। उपाध्यक्ष कौन था साथियों? अश्वघोष। ठीक है, ये लीजिए जैन विद्वान है, सॉरी बौद्ध विद्वान। तो अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो ये लीजिए आपकी कुंडलवन कश्मीर में यानी कनिष्क के समय की बहुत बड़ी एक तरीके से चतुर्थ बौद्ध संगीति का इसने क्या किया? आयोजन किया। तो ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी साथियों। किसके बारे में? यानी कि अगर अपन चर्चा करें तो कनिष्क के बारे में। आपको कुछ अगर याद आ रहा है तो 78 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर ही अगर आपको पता है तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है कि ये जो बौद्ध धर्म है दो भागों में इसी में तो बढ़ता है। एक तो क्या बढ़ता है? हीनयान और महायान। हीनयान महायान। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए कि बौद्ध धर्म दो भागों में किस संगीति में बंटा? तो चतुर्थ संगीति में बंटा। बात ये पहले पढ़ी हुई है, दोबारा आपको मतलब मुझे लगता है इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि पीछे वाली चीजें जब जुड़ती हैं तो एंजॉय आता ही है। ठीक है, तो 78 बीसी की बात है। एक चीज और ध्यान रखना, यानी कनिष्क के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट पर अधिकार। सिल्क रूट की चर्चा करोगे साथियों, जिसे आप लोग रेशम मार्ग कहते हो। बहुत प्रसिद्ध मार्ग था रेशम मार्ग पर अधिकार। सिल्क रूट पर इसने क्या कर लिया था साथियों? अधिकार किया था। तो व्यापारिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थी। बीच का बहुत ज्यादा कर भी है ना इसके समय आते थे। कनिष्क काल में साथियों भारत में बहुत ज्यादा स्वर्ण आने लग गया था। बहुत ही ज्यादा सोना आता था यहाँ के व्यापारिक कारणों से। ठीक है, यहाँ की बहुत सारी हाथी चीज की इत्यादि चीजें, हाथी दांत की बहुत सारी चीजें यहाँ से जाती थी और यूनान इत्यादि वहां से वापिस क्या आता था? स्वर्ण आता था। तो भारत सोने की चिड़िया बाद में बना था, तो अपन चर्चा करेंगे उससे पहले भी। ठीक है, तो कनिष्क की बात मैंने यहाँ आपको कुछ थोड़ी थोड़ी बताई है, तो एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, इसे रिवाइज करता हूँ, फिर बची हुई चीजों को आगे लेते हैं। सहिष्णु शासक था, हिंदू देवी देवताओं को यूनानी है ना, यूनानी अगर अपन बात करें चित्रों को इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था और इन देवी देवताओं के मंदिर। बौद्ध धर्म का अनुयायी, महायान शाखा का ये अनुयायी था और 78 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। हीनयान और महायान शाखा, इसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। अध्यक्ष था वसुमित्र ने, तो उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और ये कहाँ थी? कुंडलवन कश्मीर में थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, उससे पहले वाली तीनों आप अच्छी तरह से जानते हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 483, 383, 251 और फिर आप लोग बता देते हो 78। ठीक है, तो साथियों अब देखिए अपन बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जो मैं आप लोगों के लिए एक दो नोट भी किया है। तो एक तो ये आप लोगों को पता चल गया भैया सिल्क रूट का अधिकार। एक थोड़ी सी और याद कर लेना, इस कनिष्क की जो राजधानी होती है वो पुरुषपुर होती है। राजधानी पुरुषपुर। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, राजधानी इसकी क्या होती है? पुरुषपुर होती है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें साथियों कुछ अलग अलग विषय में, तो एक कनिष्क के बारे में साहित्य विकास। तो साहित्य के संबंधित कुछ अगर तथ्य करें तो साथियों ये बहुत अग्रणी व्यक्ति था। ये स्वयं तो क्या था? विद्वान एवं विद्वानों का आदर करता था, उदार था, सहिष्णु था विद्वानों की तरफ से एक तरीके से। तो स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता। बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं, ये लाइन हम जगह जगह लिखते हैं, आश्रयदाता। ठीक है, तो अब ये आश्रयदाता की चर्चा जब आप लोग कर रहे हो, स्वयं विद्वान था कौन? कनिष्क, और विद्वानों का क्या था? आश्रयदाता। तो अपने दिमाग में आता है कि इसके दरबार में कोई रहते थे क्या? तो एक तो अभी अभी हमने चर्चा की थी, इसके दरबार में एक बहुत बड़ा प्रकांड दार्शनिक है ना, कथाकार, अगर अपन चर्चा करें तो बहुत बड़ा बौद्ध विद्वान रहता था, जिसका नाम क्या था साथियों? अध्यक्षता की थी वो तो, कि उपाध्यक्ष जो था बहुत महत्वपूर्ण है, अश्वघोष। ठीक है, इसे ये जीत कर लाया था 3 है ना, कहते हैं कि लाख रुपए में, कुछ लोग कहते हैं कुछ 3 करोड़। ठीक है, अपन चर्चा करते हैं, वो तो आगे की बहुत गहरी बात है, लेकिन आपको इतनी जरूरी नहीं है। तो दरबार में, इसके दरबार में कौन रहता था साथियों? अश्वघोष, जो कि बहुत ही एक क्या था? दार्शनिक था। ठीक है ना, नीति अगर अपन बात करें नीति शास्त्री भी था,
नीति शास्त्री, कथाकार भी था ये, कथाकार, प्रकांड विद्वान था साथियों ये, ठीक है। तो ये अश्वघोष की बात कर रहे हैं। रचना तो आप लोग जानते हो साथियों, सौदारनंद नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को ये तीनों के तीनों बताए। सारीपुत्र प्रकरण भी नाम सुना होगा, है ना। ये सारी की सारी रचनाएं हैं, हम पिछली वाले कक्षा में पढ़कर आ रहे हैं और यहाँ आप लोगों को काम आ जाएगी सारी की सारी साथियों। एक भगवान ना मतलब बुद्ध चरित्र आपको याद है तो सौदारनंद बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, ये लीजिए सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। तो एक और राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों इसकी रचनाएं हैं, ये तीनों के तीनों इसकी क्या है साथियों, रचना है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, अश्वघोष की ये बेहतरीन रचना मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद अगर आप लोग इसके दरबार की बात करें तो एक वसुमित्र की हमने चर्चा कर ली थी। वसुमित्र बौद्ध विद्वान था, है ना। क्या इसका ग्रंथ भी आपको याद है क्या, विभाषा सूत्र, विभाषा सूत्र, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा था और चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी इसे बना दिया था, इसको उपाध्यक्ष बनाया था साथियों। एक अपन बात करेंगे साथियों चरक, ठीक है। चरक चिकित्सक था, वो भी इसी का दरबारी था साथियों, चरक, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है चरक, जो कि बहुत ही प्रकांड चिकित्सक था, ठीक है। तो चरक को भी आप लोग इससे क्या कर सकते हो साथियों, याद कर सकते हो, इससे जोड़ सकते हो। तो कला के क्षेत्र में अगर यहाँ पर चर्चा करें, साहित्य के क्षेत्र में, तो ये बात मैंने बताई है। अब अपन चर्चा करते हैं साथियों कला के क्षेत्र में, ठीक है। कला के बारे में अगर चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार देख ले, राजधानी पुरुषपुर साहित्य स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। दरबार में अश्वघोष, दार्शनिक, नीति शास्त्र, कथाकार, कितने भी और भी नाम है, विद्वान बहुत जबरदस्त थी। सौदारनंद लिखा, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण लिखा, वसुमित्र, विभाषा सूत्र, चरक चिकित्सक। इसी के समकालीन यहाँ पर एक शासक और था, उसको भी इसने लाने की कोशिश की थी और उसका नाम था साथियों नागार्जुन। नागार्जुन माध्यमिक सूत्र शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन, वो इसी से संदर्भ भी रखता था। एक बार ये अश्वघोष और ये दोनों मिलकर के नागार्जुन को लाने गए थे झोपड़ी में, लेकिन वो आया भी नहीं था। नागार्जुन भी इतिहास में 2-3 हुए साथियों। एक तो ये नागार्जुन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, दार्शनिक नागार्जुन है। और एक आप नागार्जुन की चर्चा करोगे बाबा ढक्कन, जो कि हिंदी के महान कवि है नागार्जुन, ठीक है। हिंदी के महान कवि है नागार्जुन, चर्चा करते हैं आप लोग, ज़्यादा इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे नागार्जुन का मैंने आप लोगों को बताया भी था, नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन, शून्यवाद का प्रवर्तक कुछ बताया था ना, माध्यमिक कारिका लिखा था, पीछे मैंने ये सारी आप लोगों को लिखवा दी है, तो वहां पर काम आएगी। अब अपन चर्चा करते हैं कला के क्षेत्र में इसने क्या किया, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, ठीक है। तो कला में बात करें तो अनेक बौद्ध ग्रंथों की, जो मैं पहले ही चर्चा कर रहा हूं, अनेक बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूपों एवं विहारों का निर्माण, बौद्ध स्तूपों एवं क्या करवाते हैं साथियों, विहारों का निर्माण, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना साथियों, पुरुषपुर में जो इसकी राजधानी थी, पुरुषपुर, अगर अपन चर्चा पुरुषपुर की कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी जो राजधानी थी यहाँ पर ये 400 फुट या फीट ऊंचा, 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला टावर बनवाया। उस समय कोई टावर बनवाया होगा, टाटा, एयरसेल, जियो, ये तो नहीं होगा शायद, है ना। हाँ, तो आप सब लोग जानते ही हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। और कला के रूप में स्थापना की बात करें तो कश्मीर में इसने कनिष्कपुर बसाया। कनिष्क, पहले भी चर्चा मैंने की थी, कनिष्कपुर नगर, कनिष्कपुर एवं एक और याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपन बात करें तक्षशिला की,
तक्षशिला। तो तक्षशिला में ये क्या करता है साथियों, सिर, ठीक है, सिर कपन नगर बसाया। दोनों नगरों की स्थापना इसी ने की थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके समय एक और अच्छी बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना, 2 शैलियां साथियों, 2 शैलियां, यानी कला की बात की जा रही है तो कला की 2 शैलियां यहाँ पर स्वतंत्र प्रादुर्भाव में आई। 2 शैलियां का स्वतंत्र विकास हुआ। हालांकि हमने यूनानियों के समय भी पढ़ी थी, गांधार शैली वहां से अस्तित्व में आई थी। तो 2 शैलियां ध्यान रखना, एक तो आपकी गांधार शैली, एक मथुरा शैली। मथुरा शैली, इन दोनों का स्वतंत्र क्या हुआ, विकास हुआ। किसके काल में, कनिष्क काल में साथियों। किस काल की बात कर रहे हैं हम लोग, कनिष्क काल। चर्चा हमने की थी 78 से लेकर के 102 तक की, ठीक है। तो कनिष्क काल में ये चीज भी देखने को साथियों क्या करती है, मिलती है हमें, ठीक है। अब हम यानी इस राजवंश के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी अंतिम शासकों की चर्चा करेंगे। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। कनिष्क की बात हम कर रहे थे। कला अनेक बौद्ध स्तूपों विहारों का निर्माण करवाया। फिरोजपुर में 400 फुट ऊंचा 13 मंजिला टावर बनवाया। कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया और तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना इसने की। और इधर हमने क्या, 2 शैलियों का स्वतंत्र विकास करवा दिया कनिष्क काल में। कौन कौन सी, एक तो आपकी गांधार शैली, एक आपकी मथुरा शैली। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि क्या कनिष्क के कोई उत्तराधिकारी भी थे क्या, क्या कनिष्क के साथ कनिष्क का साम्राज्य पतन की ओर चला गया था क्या। साम्राज्य का पतन जरूर होता है लेकिन थोड़ा रुक करके। तो कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क के उत्तराधिकारियों की चर्चा करें तो यहां पर एक नाम मिलेगा आपको, वासिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भैया, वासिष्क। अगला उत्तराधिकारी कनिष्क का पुत्र बताया जाता है, जिसका नाम होता है साथियों वासिष्क, जो कि 102 से लेकर के, एक चीज लिख लेना, कनिष्क की मृत्यु देखिए 102 में, कई जगह 101 लिखा पड़ा है, 102 में कनिष्क की मृत्यु। कुछ लोग कहते हैं कि कनिष्क की मृत्यु बहुत ही दुखद हुई थी, ठीक है। कहते हैं कि इसके सैनिक इससे नाराज हो गए थे और इसका मुंह बंद करके पीट पीट के इसे क्या कर दिया था, मार दिया था, ऐसी बात मिलती है। लेकिन जो भी हो, कनिष्क का जो मतलब अंत था वो दुखद था, ठीक है। तो कनिष्क की बात कर रहे हैं, कनिष्क के उत्तराधिकारी वासिष्क की मैंने चर्चा की है। 200 लेकर के, है ना, 102 से लेकर के 6 तक ये शासक रहता है साथियों, यानी कि वासिष्क 102 से लेकर के 106 तक रहता है। इसके बाद एक शासक बनता है जिसका नाम है हविष्क। हविष्क बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसी प्रकार हमें छोटे छोटे शासक मिलते हैं, ज्यादा कोई इनमें हमें दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं कि 106 से लेकर के लंबा आना चलता है, 140 तक चलता है। तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो, 106 से लेकर के 140 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल। इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना साथियों, इसकी है ना, ये एक राजधानी भी बदलता है। फिरोजपुर से ये राजधानी मथुरा ले आता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। फिरोजपुर से राजधानी मथुरा ले आता है और हिंदू धर्म का इसे क्या माना जाता है साथियों, अनुयायी माना जाता है, ठीक है। और रुद्रदामन इसे हरा देता है। तो इसके बारे में इतनी बात याद करनी है, राजधानी मथुरा को बनाया, मथुरा को बनाया, ठीक है। और ये हिंदू धर्म का अनुयायी है, हिंदू धर्म का इसके ऊपर काफी प्रभाव था। और रुद्रदामन आप जानते हो शक शासक, रुद्रदामन द्वारा पराजित, ठीक है। तो इसको ये हरा देता है। तो हविष्क की वासिष्क 102 से 6, फिर 106 से 140, ठीक है। अब हम बिल्कुल और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए साथियों। इसके बाद आता है कनिष्क द्वितीय और फिर आता है लास्ट में वासुदेव। तो लिखिए अगला शासक है कनिष्क द्वितीय, इसके बाद है कनिष्क द्वितीय।
एक कनिष्क तो हमने अभी अभी पढ़ लिया है, और अब हम किसको पढ़ रहे हैं, कनिष्क द्वितीय को। और अंतिम शासक साथियों होता है इसका, ये 40 से 45 तक रहता है, और अंतिम होता है 45 से 46 तक, ज़्यादा समय नहीं रहता, और उसका नाम होता है साथियों वासुदेव। ठीक है, तो एक छोटा सा राजवंश था, है ना। एक कक्षा में पूरा हुआ। कनिष्क की बात करोगे, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ से आगे ले चलिए, 140 से 145, और उसके बाद आता है वासुदेव। इस वासुदेव को माना जाता है साथियों, ये 145 से 46 तक रहता है। कोई नहीं आपसे पूछेगा ये, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर दिमाग में है तो ठीक है, आपको एक बार लिख लेना। वासुदेव 145 से 46 अंतिम शासक। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्जी बात है ये, है ना। इसके बाद भी कहते हैं कि वासुदेव थर्ड भी हुआ था, द्वितीय भी हुआ था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है, लेकिन नहीं, अंतिम शासक माना जाता है वासुदेव को। और ऐसे ही हमने कई वंश पढ़े हैं, कणव वंश, है ना, वहां पर संस्थापकों भी चर्चा की थी, उधर हमने वासुदेव की चर्चा राजस्थान में भी की थी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो कनिष्क द्वितीय फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। कनिष्क के उत्तराधिकारी वासिष्क 102 से 6, उसके बाद हविष्क 106 से 40, राजधानी मथुरा को बना दिया, हिंदू धर्म का प्रभाव रुद्रदामन द्वारा पराजित। कनिष्क द्वितीय 140 से 145, वासुदेव 145 से 146, और अंतिम शासक कौन है साथियों, वासुदेव है। तो ये था कुषाण राजवंश साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन है, कनिष्क है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है ये कक्षा भी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि एक छोटी सी, है ना, कक्षा मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दी है, तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको आप केवल लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा रट्टा मत मारना, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और एक एक बार तो वैसे तो मैं जो बताता हूँ शायद मुझे लगता है आपको वैसे ही याद हो जाता है। तो साथियों, इसी आशा और, है ना, विश्वास के साथ मैं भी कक्षा समाप्त करता हूँ कि आपको कक्षा अच्छी लगेगी। आप कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट बिल्कुल भी नहीं निकलना साथियों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, खुश रहिए साथियों, और बिल्कुल एकदम मस्त से रहिए, क्योंकि आप चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षाएं आ रही है, और लगातार परीक्षाओं की बस थोड़ी थोड़ी आप लोग जितने भी हो सके तैयारी करते रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।